उन्होंने ब्राह्मणों को आर्य आक्रमणकारी बताया और कहा कि सांप और ब्राह्मण दिखे तो पहले ब्राह्मण को मारो। सन 1956 में रामलीला के खिलाफ रावण लीला शुरू कर दी। गणेश मूर्ति तोड़ी, राम की तस्वीर जलाई और कहा कि राम आर्य का प्रतीक है जबकि रावण द्रविड़ का। पेरियार जी डीके में रहे, लेकिन डीएमके और बाद में एआईएडीएमके पार्टियों ने उनकी विचारधारा को राजनीति में उतारा। नतीजा, आरक्षण की नींव मजबूत की, ब्राह्मणों का सरकारी नौकरियों में वर्चस्व खत्म किया, महिलाओं को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया, इंटरकास्ट मैरिज बढ़े। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एनडीए और इंडिया देश के दोनों बड़े गठबंधन, इसके अलावा डीएमके, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेपी, इनमें से किसी ने भी एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा है। पहली बार 35 साल में एआईएडीएमके ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, जबकि एआईएडीएमके अध्यक्ष रही जयललिता खुद ब्राह्मण वर्ग से आती थी और बीजेपी, जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती है, उसने भी अपनी 27 सीटों में से एक भी सीट पर किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया है। डीएमके और कांग्रेस ने तो किसी ब्राह्मण को चुनाव में उतारने का सोचा तक नहीं है। हालांकि तमिलनाडु में ब्राह्मण आबादी महज 3% है, लेकिन किसी ब्राह्मण को टिकट ही नहीं देना एक बड़ा अचरज है। जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये 100 साल पुराने एक आंदोलन का असर है। ये है वी रामास्वामी पेरियार का स्वाभिमान आंदोलन, दक्षिण भारत का सबसे खतरनाक और सबसे क्रांतिकारी विद्रोह। आज हम इस वीडियो में खोलेंगे इस आंदोलन की पूरी कहानी। कैसे एक साधारण व्यापारी ने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और हिंदू रीति रिवाजों को चुनौती दी, कैसे उसने तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे 2026 में यह आंदोलन आज भी जीवित है। यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज की राजनीति का आईना है। तो तैयार हो जाइए, स्वाभिमान की नदी बहने वाली है। 17 सितंबर 1879 ईरोड, तमिलनाडु, एक कन्नड़ बोलने वाले बलिजा व्यापारी परिवार में जन्मे ईवी रामास्वामी पेरियार, जो स्कूल छोड़कर 12 साल की उम्र में पिता का कारोबार संभालते हैं, लेकिन 1904 में काशी यात्रा ने उनका सब कुछ बदल दिया। दरअसल हुआ यह था कि पेरियार जी धार्मिक यात्रा पर काशी वाराणसी गए थे। काशी में एक देवी के मंदिर में बनी चौल्ट्री, जहां खाने का इंतजाम होता है, चौल्ट्री में जहां ब्राह्मणों को खाना मिल रहा था, मगर पेरियार जी को खाना देने से मना कर दिया गया, जिस पर पेरियार जी ने वहां पर कहा कि यह चौल्ट्री तो हमारे पैसे से ही तो चलती है, लेकिन वहां पर उन्हें कह दिया गया कि यहाँ खाना सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलेगा, अन्य किसी को नहीं। ब्राह्मण पुजारियों ने उन्हें मंदिर में घुसने तक नहीं दिया, पानी पीने के लिए भी अपमानित किया गया। वी रामास्वामी ने सोचा कि ये हिंदू धर्म है या ब्राह्मणों का साम्राज्य। जब वो वापस अपने घर लौटे तो पूरी तरह से नास्तिक बन चुके थे। 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन कांग्रेस में भी जब उन्होंने देखा कि यहां ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, नौकरियों में 70% ब्राह्मण जबकि आबादी सिर्फ 3%, तो वी रामास्वामी हतप्रभ रह गए और सन 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और कहा कि हमें कांग्रेस के स्वराज से पहले अपना स्वाभिमान चाहिए, और शुरू हुआ स्वाभिमान आंदोलन।
स्वाभिमान आंदोलन का जन्म और उद्देश्य। 1925 में ईवी रामास्वामी जी ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की और उसका नेतृत्व उन्होंने खुद संभाला। उनका उद्देश्य साफ था कि ब्राह्मणवाद का पूरी तरह से खात्मा, जाति धर्म की जंजीरें तोड़ना, महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना, तर्कशीलता, अपनी द्रविड़ पहचान को मजबूत करना। पेरियार जी ने कहा कि स्वाभिमान स्वराज से बड़ा है। उन्होंने कुड़ी अरासू 1925 में और रिवोल्ट 1928 में अखबार शुरू किए। स्व सम्मान विवाह शुरू किए, बिना ब्राह्मण पुजारी, बिना मंगलसूत्र, सिर्फ 2 लोगों की सहमति से। ये क्रांति थी। महिलाएं, दलित, पिछड़े सब साथ आ गए। वैकोम सत्याग्रह 1924-25। त्रावणकोर में मंदिर के आसपास की रोड पर बहुजनों को चलने नहीं दिया जाता था। पेरियार जी वहां गए, आंदोलन किया और आंदोलन करते हुए ही 2 बार जेल गए। इसी से उनका नाम पड़ा वैकोम वीर, क्योंकि उन्होंने वैकोम आंदोलन किया था। मंदिर प्रवेश और ब्राह्मण विरोध। उन्होंने ब्राह्मणों को आर्य आक्रमणकारी बताया और कहा कि सांप और ब्राह्मण दिखे तो पहले ब्राह्मण को मारो। यह विवादित था, लेकिन तथ्य है। एंटी हिंदी आंदोलन 1937-38। सरकार ने हिंदी थोपी तो पेरियार जी ने जनता को सड़क पर उतार दिया। महिलाएं भी सड़क पर उतरी और जेल भी गई और नारा दिया कि तमिलनाडु तमिलों का है। सन 1956 में रामलीला के खिलाफ रावण लीला शुरू कर दी। गणेश मूर्ति तोड़ी, राम की तस्वीर जलाई और कहा कि राम आर्य का प्रतीक है, जबकि रावण द्रविड़ का। सन 1944 में जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कजगम यानी कि डीके बनाया। अलग द्रविड़ नाडु की मांग शुरू कर दी। सन 1967 में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सत्ता में आने के बाद पहला काम किया कि स्वाभिमान विवाह को कानूनी मान्यता। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 7A में संशोधन करके। पेरियार जी डीके में रहे, लेकिन डीएमके और बाद में AIADMK पार्टियों ने उनकी विचारधारा को राजनीति में उतारा। नतीजा, आरक्षण की नींव मजबूत की, ब्राह्मणों का सरकारी नौकरियों में वर्चस्व खत्म किया, महिलाओं को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया, इंटरकास्ट मैरिज बढ़े, तमिल गौरव, हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल खड़े किए गए। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहां ब्राह्मण राजनीति में हाशिए पर चले गए और इसके साथ ही पूरे देश में SC ST OBC का आरक्षण 49.5% है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, मगर तमिलनाडु में यह आरक्षण 69% है। और अब 2026 का विधानसभा चुनाव आया। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल सब रिपोर्ट डीएमके, कांग्रेस, AIADMK, बीजेपी में किसी भी पार्टी ने कोई भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा। यह भय है स्वाभिमान आंदोलन का। AIADMK में 35 साल बाद पहली बार ब्राह्मणों की शून्यता आई। बीजेपी को टेम्ब्रास तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन 27 सीटों पर उन्होंने भी एक भी ब्राह्मण को नहीं उतारा है। केवल छोटी पार्टियां विजय की TVK 2 ब्राह्मण और सीमन की NTK ने 6 ब्राह्मण, मैलापुर, श्रीरंगम जैसे ब्राह्मण बहुल इलाकों में उतारा है। ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में नॉन ब्राह्मण अब भी वैधता का शब्द है। पेरियार ने ब्राह्मण को अन्याय का प्रतीक बना दिया था। 100 साल बाद भी स्वाभिमान आंदोलन का भय बरकरार है। तमिलनाडु में सभी बड़ी पार्टियों को लगता है कि किसी पार्टी ने अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दे दिया तो वहां की जनता उस पार्टी से नाराज हो जाएगी। ये अचरज नहीं, ये स्वाभिमान आंदोलन की जीत है। या फिर
नई शुरुआत। स्वाभिमान आंदोलन की सफलता का फायदा भी हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु में सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर, महिलाएं आगे, जातिवाद कम। इस आंदोलन की वजह से तमिलनाडु देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे है। लेकिन सवाल, क्या यह 3% आबादी को अपने आप को बहुजनों के साथ मिक्सअप नहीं कर लेना चाहिए? सभी को समान समझने के लिए उन्हें खुद ही आगे नहीं आ जाना चाहिए? पेरियार जी ने कहा था, जाति खत्म करो। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान जरूरी है, और अगर कोशिश की जाए तो कितनी भी बड़ी गलत परंपराओं को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, पेरियार जी का स्वाभिमान आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु का नहीं, पूरे दक्षिण भारत का गौरव है। उसने साबित किया कि विचारधारा बंदूक से ज्यादा ताकतवर होती है। 2026 चुनाव इसकी सबसे बड़ी गवाही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सामाजिक न्याय के स्वाभिमान आंदोलन की जीत है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अन्य किसी बहुजन महापुरुष और उनकी विचारधारा के साथ। जय पेरियार, जय स्वाभिमान, जय भीम, जय संविधान।